तो मित्रों, स्वागत है आज की क्लास में। वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहां हम करते हैं नंबर वन पढ़ाई। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये स्टार्ट हम करने वाले हैं, यानी इसको हिंदी में अगर बोलूं मैं तो ये होता है केंद्र राज्य संबंध। अब ये कोई विवाह के संबंध की बात नहीं की जा रही है कि किसी की शादी की जा रही है, नो। ये बात की जा रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे संबंध है उनकी। लेकिन ये चीज पढ़ने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड क्लियर करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। और इफ यू क्लियर द बैकग्राउंड देन यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली। तो बैकग्राउंड समझते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना। और कहानी समझते हैं कि भाई ये केंद्र राज्य संबंध वाला सिस्टम आया ही क्यों, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण था, क्या हिसाब किताब था इससे पहले। देखो, बैकग्राउंड में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत मजा आ जाएगा, चीजें इससे अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो देखो, हम जो है आज़ाद हुए 1947 में, 1947 में। हाँ भाई, आज़ाद हुए 1947 में। पता है हमको ये, तो तुम क्या बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ, रुको। उससे पहले क्या हुआ करता था, ये पहले जा रहा हूँ मैं, ऊपर जा रहा हूँ तो पहले जा रहा हूँ, ओके। 1947 से पहले मित्रों ये हुआ करता था कि अंग्रेजों का राज हुआ करता था, अंग्रेजों का। और अंग्रेजों का राज भी जो हुआ करता था वो कंपनी किया करती थी, एक कंपनी, क्या नाम था उसका? ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। अब जो ये अंग्रेजों की कंपनी थी, ये भारत पे राज कर रही थी। क्या कर रही थी? राज, रूल कर रही थी भारत पे। अब ये एक आदमी तो था नहीं। अंग्रेजों से पहले कौन था? अंग्रेजों से पहले थे राजे महाराजे, है ना, राजे, शहंशाह, इस टाइप के लोग थे। ये तो एक ही आदमी हुए करते थे, वन पर्सन, है ना। राजा एक होता था, शहंशाह एक होता था। इस शहंशाह के जो मन में आती ये ऑर्डर दे देता, और वो ऑर्डर सबको मानना पड़ता, ठीक है। एक आदमी था, एक आदमी ऑर्डर दे सकता है मुंह से, और वो सबको मानना पड़ता। अगर इस राजा का कोई ऑर्डर नहीं मानता तो ये क्या करते? उसको ले जाते, गर्दन वर्दन काटते और उसको ले जाके पटक देते किधर। तो इस डर से सब लोग इसका ऑर्डर मानते थे। अच्छा, फिर आए अंग्रेज। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी वैसा ही सिस्टम किया। लेकिन अंग्रेज क्योंकि एक आदमी नहीं थे, पूरी की पूरी कंपनी थी। और कंपनी क्या होती है? कंपनी में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। तो एक आदमी तो कोई इनका राजा था नहीं, पूरी पूरी कंपनी थी। तो यहाँ पे ऑर्डर मुंह से देने वाला सिस्टम तो चलता नहीं। तो ये क्या करते थे? ये लिखित में ऑर्डर देते थे, यानी रिटर्न रिटर्न ऑर्डर देते थे। जो भी अंग्रेजों के जो भी अधिकारी पूरे भारत में कहीं पे भी थे, तो जो उनका हेड अधिकारी होता था, जिसको हम गवर्नर बोलते थे, गवर्नर जनरल बोलते थे, फिर वॉइस रॉय बोलने लग गए, है ना। तो ये जो होता था हेड, ये फिर सबके लिए ऑर्डर निकालता कि भाई तुमको ऐसे ऐसे काम करना है। और फिर सब उसके ऑर्डर के हिसाब से काम करते, है ना। फिर भारत की जनता चाहे कुछ भी सोचो, भारत की जनता को उससे कुछ भी फर्क पड़ो, इनको मतलब नहीं था। इनको जो करना होता है उसका ऑर्डर निकाल देते और वैसे ही काम करते। जो इनकी बात नहीं मानता उनको ये भी फांसी पे लटका दिया करते थे। तो वहां पे भी डर का माहौल था। किसका माहौल था? डर का माहौल था। डर का बिजनेस चल रहा था भैया ये। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है अंग्रेजों ने अपनी राजधानी दिल्ली में शिफ्ट कर ली। कहाँ शिफ्ट कर ली? दिल्ली में। दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। तो अंग्रेज चले गए भाई दिल्ली। अब दिल्ली में एक आदमी, भारत कितना बड़ा है? भारत बहुत बड़ा है। भारत का मैंने नक्शा मैप बनाना आपको सिखाया था अभी, जब हमने जो है वो ज्योग्राफी की क्लास ली थी सुबह। तो मैंने बताया था कि भारत का मैप कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। नॉर्मल सा बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे छोटा सा लेना है और फिर यहाँ ऊपर लेना है, ठीक है। ये इतना बड़ा भारत है भाई, उसमें एक आदमी जो यहाँ बैठा है छोटी सी दिल्ली में, वो ऑर्डर दे रहा है सबको, है ना। जहाँ जहाँ पे भी अंग्रेजों का राज है, सबको ऑर्डर दे रहा है। इसका ऑर्डर सबको मानना पड़ रहा है। अब भाई भारत वालों की खास बात है कि कोई अनजान आदमी हो, जो आपका कोई रिश्तेदार नहीं लगता, जो आपका कुछ नहीं लगता। कई रिश्ते खून के होते हैं, कई रिश्ते दिल के होते हैं, लेकिन जो रिश्ते इन दोनों के नहीं होते उसको बोलते हैं हम अनजान। तो अगर कोई अनजान आदमी हो, वो आपको ऑर्डर दे, तो भारत वाले मानते रहते हैं। भारत वाले बहुत सहनशील होते हैं, सहनशील होते हैं कि मानते रहेंगे, मानते रहेंगे, मानते रहेंगे। लेकिन एक दिन तो दिमाग सटकेगा ना भाई। क्या होगा? कहाँ थे हम? ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, फिर से खोल लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, भारत में चल रहे थे हम। कहाँ से बंद हुआ ये? देखने दो मुझे। ये दिखा। अरे रुक जा ना ब्रो। हाँ, ये रहा। तो भाई हम बहुत सहनशील होते हैं, बहुत दिन तक तो हम सहन करते रहेंगे। लेकिन एक दिन तो अता माजी सटकली बोलना ही पड़ेगा, सिंघम के जैसे। तो जिस दिन हमने अता माजी सटकली बोला, उस दिन भाई साहब ये ऑर्डर आते दिल्ली से। हम बोलते यार ऐसी तैसी कराए दिल्ली वाले। दिल्ली वाले मतलब दिल्ली की जो सरकार थी उस टाइम पे, अंग्रेज थे। मैं दिल्ली वाले लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी तैसी कराए दिल्ली वाले। साला ऑर्डर देते हमको, हम उनके बाप के नौकर है या उनका ऑर्डर मानते रहेंगे? तो ऐसे भारत वालों में बहुत असंतोष फैल गया, है ना। भारत वालों में बहुत गुस्सा फैल गया अंग्रेजों के खिलाफ, और विद्रोह होने लगे अंग्रेजों के खिलाफ। क्या होने लगे? विद्रोह। और फिर स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया। और 1947 में हमने क्या किया फिर? भाई अंग्रेज बहुत हम पे ऑर्डर चला रहे थे, तो हम परेशान हो गए भारत वाले। भारत वालों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि यार ऐसे तैसे करा, अंग्रेज नहीं मानेंगे उनकी बात, ये वो। और बहुत सारे कांड होने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या ये भी तो बतलाना रे, डुगी डुगी डब डब।
तो फिर उसके बाद तो जैसे अंग्रेजों का मर गया नाना रे, 1947 आ गया और अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अब जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो भारत का संविधान बनाने की तैयारी हुई, है ना, क्योंकि उनको पता था कि भाई पहले ऑर्डर से काम होते थे, अब ऑर्डर से काम नहीं होगा। अब हम ऐसा कानून बनाएंगे, लोगों ने, भारत में जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने ये डिसाइड किया, हम ऐसा एक कानून बनाएंगे जो सारे कानूनों से ऊपर होगा और भारत उस कानून के हिसाब से चलेगा, किसी एक आदमी के हिसाब से नहीं चलेगा। तो वो सबसे ऊपर जो कानून था उसका नाम था संविधान। क्या नाम था? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भारत के लोगों ने बनाया। अच्छा, अब जब ये संविधान बना रहे थे तो इनको पता था कि अंग्रेजों को जब भगाया गया ना, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह लोगों ने किया, उसको करने के पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि वो अपना ऑर्डर चलाते थे भाई साहब। एक आदमी जो दिल्ली में बैठा है वो सब पे ऑर्डर चला रहा है, तो वो ऑर्डर उनका मानने से लोगों ने मना करना स्टार्ट किया, फिर भी नहीं माने तो फिर विद्रोह कर दिया और फिर स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ और उनको भगा दिया गया। तो इनको पता था कि हम भी अगर वही गलती करेंगे तो फिर से मामला गड़बड़ हो सकता है और भारत टूट सकता है, फिर से विद्रोह हो सकता है। तो इन्होंने सोचा क्या करें, तो इन्होंने सोचा भाई पूरा जो हमारा भारत है, पूरा जो हमारा ये प्यारा भारत है, ठीक है, इस प्यारे से भारत को ज़्यादा अच्छी तो बना नहीं पाया मैं पेंटिंग, लेकिन इस प्यारे से भारत को हम क्या करते हैं कि एक तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट रखते हैं यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली में बैठे थे अंग्रेज भी पहले और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी दिल्ली में बनी, तो एक तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट रखते हैं इसकी, सेंटर, जो पूरे भारत का ध्यान रखेगी, है ना, पूरे भारत का। और एक काम करते हैं कि अलग अलग जो जगह है ना वहाँ पे छोटे और लोगों को भी शामिल कर लेते हैं गवर्नमेंट में, है ना, और छोटे छोटे बांट देते हैं और उनको हम बोलेंगे स्टेट। क्या बोलेंगे? स्टेट। सेंटर को बोलते हैं केंद्र और स्टेट को बोलते हैं राज्य। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा भाई कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो अलग अलग जगह के लोग हैं, उनके खुद के वोट पड़ेंगे और वो अपना ही कोई आदमी, अपने में से कोई आदमी अपना नेता चुनेंगे, है ना, खुद ही अपने में से कोई आदमी अपना नेता चुनेंगे और नॉर्मल काम वहां के वो खुद ही करेंगे, है ना। तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम पे कोई दिल्ली से ऑर्डर चला रहा है। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमारा ही आदमी है, वही मुख्यमंत्री है, स्टेट में मुख्यमंत्री बनते हैं और उसी को हमने हेड बनाया, वही हमारा काम कर रहा है। तो वो विद्रोह नहीं करेंगे, ठीक है भाई, ठंडी ज्यादा हो गई। वो विद्रोह नहीं करेंगे और काम बढ़िया चलता रहेगा। तो इसीलिए भारत को क्या किया गया? भारत को स्टेट्स में बांटा गया, बहुत सारे राज्य बनाए गए और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई। अब देखो बात ऐसी होती है कि राज्य हमने इसलिए बनाए ताकि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, लोकल जो जगह है वो आपस में एक दूसरे का काम करते रहे। मैं तुमको दिखा भी देता हूँ मैं तुमको, ताकि इसे देखने में आसानी होगी। मैप में चलते हैं हम, और कहाँ पे मैप? ये रहा, ठीक है। तो भारत को देखो इस प्रकार से, ये यूनाइटेड स्टेट्स कैसे पहुंच गए अपन, ये आ गए हम इंडिया, फिर से यूएसए पहुंच गए, इंडिया कहाँ आ गया? ये रहा। भारत को देखो इस प्रकार से, जो ये लाइनें दिख रही है तुमको, ये भारत की स्टेट्स है। क्या है? स्टेट्स। राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मुंबई है, ये है, वो है। तो इन सारे स्टेट में भारत को बांटा गया। इससे भी अच्छा नक्शा मेरे पास है एक, मैं खोल लेता हूँ उसको। वो वाला नक्शा मुझे मिलेगा ज्योग्राफी में। तो भारत को बांटा गया भाई बहुत सारे स्टेट में। क्यों बांटा गया? ताकि भारत के जो लोग हैं अलग अलग हिस्से, भारत बहुत बड़ा है भाई, भारत बहुत बड़ा है और केंद्र सरकार दिल्ली में बैठती है, तो वहां से ऑर्डर सब पे चलाएगी तो हो सकता है फिर से विद्रोह हो। तो इसलिए बांट दिया और दो राज्य बना दिए गए। एक तो राज्य बना दिया गया, दो सरकारें बना दी गई, एक तो स्टेट गवर्नमेंट बना दी गई, राज्य सरकार बना दी गई, और एक केंद्र सरकार बना दी गई, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके से सिस्टम हुआ। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, वो तो पूरे भारत में ध्यान रखती थी, पूरे भारत का, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत के लिए है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट की अलग अलग थी, छोटी छोटी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी प्यारी प्यारी स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट में लोकल लोग ही वोट देते थे और लोकल लोग जो थे वहां के वही उनके मुख्यमंत्री बनते थे। तो उनको लगता कि हाँ हमारा ही आदमी भाई। अच्छा मैं राजस्थान का हूँ, तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बनता है उसको मारवाड़ी बोलनी आती है। अब मेन चीज होती है लैंग्वेज। तुमको पता है, तुम भी कहीं जाओगे, विदेश में कहीं जाओगे, खुद देखो, विदेश में जाते हो या फिर कहीं और काम करते हो जहाँ पे तुम्हारी जो स्टेट है, मेन स्टेट है, उससे दूर कहीं काम कर रहे हो, वहां पे तुम्हें अपनी भाषा बोलने वाला कोई मिल जाता है तो भाई साहब एकदम मजा आ जाता है ना। अरे यार तू तो अपना ही आदमी है। तो अपना आदमी, वो फीलिंग जो है ना, वो फीलिंग ही होती है जो लोगों को जोड़े रखती है ना। ये फीलिंग एक बार हटी ना कि जो अपना आदमी नहीं है वो अपने पे ऑर्डर चला रहा है, तो फिर भाई फिर गड़बड़ मामला। तो स्टेट बनाने से यही हुआ, हमारी स्टेट अधिकतर लैंग्वेज के आधार पे बनी हुई है, ठीक है, यानी एक जैसी लैंग्वेज बोलने वालों को एक स्टेट बना दिया गया और वहां के लोकल आदमी को ही वहां का हेड बनाया जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और चुनता भी कौन है उसको? वहां के लोग ही चुनते हैं। तो उनमें ये फीलिंग रहती है कि ये तो अपना ही आदमी है और वो विद्रोह नहीं करते। तो इसलिए ये स्टेट सारी बनाई गई। दूसरा कारण और था स्टेट बनाने का कि मान लो पूरा भारत है, अभी ऐसा नक्शा है देख लो भारत का, ये भारत है पूरा, तो भाई बहुत बड़ा भारत है, ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ा है, उत्तर से दक्षिण तक बहुत बड़ा है, पूर्व से पश्चिम तक भारत बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े भारत को एक जगह दिल्ली में, छोटी सी दिल्ली में बैठ के सरकार पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर सकती, उनको पता ही नहीं चलेगा कहाँ का क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए उनको ये काम करना ही पड़ा कि भाई अलग अलग जगह का काम हम अलग अलग लोगों को दे दें ताकि वो देखते रहे कि कहाँ क्या हो रहा है, हमारे को रिपोर्ट भेजते रहें,
हमारे को बताते रहे कि भाई हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। अगर उनका सिस्टम कुछ गलत चले तो फिर हम बीच में टांग लगाने जाएंगे, इतने दिन हम अपना काम करते रहेंगे नॉर्मल। ठीक है, ये सिस्टम हो गया। जैसे दादाजी नहीं होते हमारे घर में, दादाजी वैसे तो कुछ नहीं करते, दादाजी आराम से बैठते हैं अपने, शाम को चाय पीते बैठ के, और सुबह नाश्ता करते हैं आराम से, योग वो करते हैं, घूमने जाते हैं, और बाकी काम सारे घर के अपने पापा लोग और अपन लोग पोते लोग ये करते रहते हैं। लेकिन कोई इमरजेंसी आ जाती है जब, तो फिर दादाजी की राय ली जाती है, दादाजी फिर ऑर्डर देते हैं कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए। इमरजेंसी आ जाती है तो दादाजी बोलते हैं सब अपने मन से नहीं करेंगे, अब मैं बोलूंगा वैसे काम होगा। तो उस केस में तो दादाजी आ जाते हैं नहीं, लेकिन दादाजी वैसे बैठे रहते हैं, अपने काम जो करने वो करते रहते हैं, बाकी सब लोग अपने काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को आप दादाजी बोल सकते हो, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारे के सारे बच्चे हैं जो कि काम कर रहे हैं अपना। अच्छा, अब देखो भैया, ये तो हो गया बैकग्राउंड कि स्टेट और सेंटर क्यों बनाई गई है ना, स्टेट क्यों बनाई गई, सेंटर क्यों बनाई गई। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बनाई गई और स्टेट गवर्नमेंट क्यों बनाई, किसने बनाई है, हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब भाई बना तो दी, लेकिन अब समस्या ये आ रही थी कि ये लोग फिर से लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि कौन सा काम स्टेट करेगी, कौन सा काम सेंटर करेगी, उसमें समस्या होगी। छोटी सी अपन नौकरी भी करने जाते हैं ना, उसमें मान लो 2-3 कर्मचारी काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2-3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो लड़ लेते हैं वो कि ये काम मेरा थोड़ी है तो इसका है, या फिर ये काम तो मेरा था ये क्यों कर रहा है, ऐसे लड़ाई हो जाती है। तो भाई अगर फिक्स बता दिया जाए सबको कि भाई तुम्हारा तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा तुम्हारा ये काम है, तो फिर लड़ाई नहीं होगी, और लड़ाई ही रोकनी हमको, क्योंकि लड़ाई ही विद्रोह में बदल जाती है, विद्रोह ही हिंसा में बदल जाता है, हिंसा ही देश को तोड़ा देती है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ट्रिक निकाली, एक तरीका निकाला कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्या निकाला? उसने बोला कि हम लिस्ट बना देंगे, एक स्टेट वालों को लिस्ट पकड़ा देंगे, तुम्हारी लिस्ट है भाई, ये काम तुमको करना है, और सेंटर वालों को लिस्ट पकड़ा देंगे, ये काम तुम्हारे, ये तुमको करना है। तो जब हम ये लिस्ट पकड़ा देंगे तो ये लड़ेंगे नहीं आपस में, क्योंकि इनके पास लिस्ट रहेगी, भाई ये तो मेरा काम है, ठीक है, ये उसका काम है, उसका काम वो करे, मेरा काम मैं करूं, तो लड़ाई हो जाएगी बंद। तो इस तरीके से ये पकड़ाया गया, क्यों? ताकि इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो, और लड़ाई नहीं होगी तो इनके रिलेशन क्या रहेंगे, सही रहेंगे भाई, रिलेशन बढ़िया रहेंगे। और इसी को बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, कि सब मिलजुल के काम करें। उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बनाए गए हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलजुल के काम करें, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन बनाए गए हैं, ऐसी लिस्टें बनाई गई है, और भी कई प्रोविजन बनाए गए हैं, उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं आज सेंटर स्टेट रिलेशन में। तो ये हो गया बैकग्राउंड पूरा, बहुत बहुत बधाई हो। अब चालू करते हैं हम अपने सेंटर स्टेट रिलेशन को। ठीक है, अच्छा, अब समझ में आएगा, बैकग्राउंड समझ गए क्या हुआ था, क्यों बनाए गए हैं ये प्रोविजन, हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि लड़ाई हम रोक सकें। तो क्या लिखा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग अ फेडरल इन स्ट्रक्चर डिवाइड्स ऑल पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल। 3 टाइप की पावर होती है, एक तो होती है लेजिस्लेटिव पावर, एक होती है एग्जीक्यूटिव पावर, और एक होती है फाइनेंशियल पावर। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब कानून बनाने की पावर। मैंने बताया ना, जो अंग्रेज थे वो हर चीज लिखित में देते थे, ऑर्डर होता तो उसको भी लिख के देना पड़ता, कि कंपनी थी उनकी, तो उसको ही फिर कानून बोलने लग गए। और हमने भी वही सेम सिस्टम उठा लिया कि हम भी अब कोई भी काम भारत सरकार या राज्य सरकार करती है तो उसको लिख के ही करती है। कोई भी काम करवाना होगा देश के लोगों से या देश के कर्मचारियों से, तो उसको लिख के देना पड़ेगा, तो वो लिख के जो होता है उसी को कानून बोलते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर में वही है कि वो लिख के एक डॉक्यूमेंट बनाना जिसको हम कानून बोलेंगे, तो वो कौन कौन बना पाएगा, किस किस बात पे बना पाएगा, वो सारी पावर सेंट्रल और स्टेट में कैसे बटेगी उसके बारे में बताया गया। एग्जीक्यूटिव पावर किसको बोलते हैं, कि हमने लिख के तो कोई कानून बना दिया कि ये काम ऐसे ऐसे होगा, लेकिन अपने आप थोड़ी होगा, उसको कराने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, कोई चाहिए। मैं भाई ऑर्डर निकाल देता हूं कि सबके सब कमेंट करेंगे, सही से कमेंट करेंगे, कमेंट में कोई भी गाली अश्लील शब्द काम में नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई ले ले, तो मेरी बात नहीं माने, तो मेरा ऑर्डर नहीं माने, तो कोई ऐसा होना चाहिए बैठा हुआ जो देखता रहे कि कोई गलत कमेंट तो नहीं कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर दे। तो ऐसा एग्जीक्यूशन करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव पावर कि भाई कैसी होगी, स्टेट के पास कितनी होगी और सेंटर के पास कितनी होगी। और तीसरी है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर सबसे मेन पावर है, पैसा। जब हम कल देख रहे थे फेडरल स्ट्रक्चर वाला, उसमें भी जो हमारा के संथानम भाई थे, उन्होंने बोला था कि ये फाइनेंशियल पावर की वजह से ही हमारा जो संविधान है वो यूनिटरी है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि स्टेट्स के पास में इतनी पावर नहीं है फाइनेंशियल। तो ये फाइनेंशियल पावर कैसे बांटी संविधान ने, वो भी हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इस लेजिस्लेटिव पावर के साथ में, कानून बनाने की पावर, कि कितनी पावर स्टेट को मिली हुई है, कितनी सेंटर को मिली हुई है, उससे हम बात करेंगे। ठीक, तो ये 3 हिस्सों में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर, सेंटर और स्टेट को कैसे बांटी गई है संविधान के द्वारा। ओके, however there is no division of judicial power, as the constitution has established an integrated judiciary system to enforce both the central laws as well as state laws। क्या बोल रहा है कि साहब ये 3 पावर तो बांटी गई है सेंटर में स्टेट में, लेकिन जो न्यायपालिका की पावर है, जुडिशियरी पावर है, या जुडिशियरी की पावर यानी कोर्ट्स की जो पावर है, वो नहीं बटी हुई किसी में भी। हमारी जुडिशियरी मैंने कल भी बताया था इंटीग्रेटेड है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और ये अपना अलग सिस्टम इनका चलता है। इस पर कंट्रोल किसी का नहीं होता, ना ही तो सेंटर का होता है ना ही स्टेट का होता है ना, ये अपना अलग चलते रहते हैं, तो ये किसी में नहीं बांटा गया है। अच्छा, दो द सेंटर एंड द स्टेट्स आर
supreme in their respective fields, the maximum harmony and coordination between them is essential for the effective operation of the federal system. Hence, the Constitution contains elaborate provisions to regulate the various dimensions of the relation between the center and the state. तो क्या बोल रहा है कि साहब सेंटर अपने कानून बनाने में तोप है, वो अपना बाप है खुद का, है ना, कि भाई मेरे को कानून बनाने में बनाऊंगा। स्टेट अपनी जगह में तोप है, लेकिन जो तोप आपस में भिड़ जाएगी, दो तोप जब आपस में भिड़ती है तो क्या होता है, धमाका होता है। तो धमाका नहीं हो, वो धमाका नहीं हो, आग नहीं लगे, तो आग को रोकने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या है, एकदम डिटेल में प्रोविजन बताए हुए हैं कि भाई तुम्हारे ये अधिकार है, तुम्हारे सेंटर वालों ये अधिकार है और स्टेट वालों तुम्हारे ये अधिकार है, ताकि दोनों के बीच में क्या बनी हुई रहे, दोनों के बीच में क्या बनी हुई रहे, कंटेस्ट एलर प्रो टू रेगुलेट द वेरियस डायमेंशन, ये मैक्सिमम हार्मनी। मैक्सिमम हार्मनी का मतलब ज्यादा से ज्यादा भाईचारा और बंधुत्व बना रहे। पानी पी लो, थोड़ा समय पी लो भाई, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोविजन डिटेल में दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो प्रोविजन आज हम पढ़ने वाले हैं। द सेंटर स्टेट रिलेशंस कैन बी स्टडीड अंडर 3 हेड्स। पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तीसरा फाइनेंशियल रिलेशन, जो हमने यहाँ देख ही लिया। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन के साथ में, यानी कानून बनाने की पावर, कानून बनाने की शक्ति, है ना। ये कैसे बांटी हुई है, हमने सेंटर को कितनी दी हुई है, स्टेट को कितनी दी हुई है, वो आज ढंग से समझ में आएगा। चलो, तो भाई बोल रहा है कि आर्टिकल 245 to 255 in part 11 of the constitutions deal with the legislative relation between the center and the state. तो आर्टिकल नंबर 245 और आर्टिकल नंबर 255, 245 से लेकर 255 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें ये चीजें दी हुई है कि कौन कौन सी पावर तो सेंटर को मिलेगी, कौन कौन सी स्टेट को मिलेगी। हम कुछ ही नहीं देख रहे हैं भाई, ये इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बस हम ये देख रहे हैं क्या क्या पावर किस किस को दी हुई है, हमको बस ये याद करना है और समझना है, ठीक है। Besides these, there are some other articles dealing with the same subject. तो ये तो मेन आर्टिकल है जिनमें इसी चीज के बारे में बोला हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल है जो इस चीज को थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताते रहते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर याद कर लेना, 245 से 255 में क्या दी हुई है, क्या दी हुई है, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। आर्टिकल 245 से 255, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, the Indian Constitution also divides the legislative power between the center and the state with respect to both the territory and the subject of legislation. Further, the Constitution provides for the parliamentary legislation in the state field under 5 extraordinary situations, as well as the center's control over the state legislation in certain cases. Thus, there are 4 aspects of the central state relation in blah, blah. तो ये बोलना ही सारा, देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, उसमें तो बस 2 ही बात बोली इसने कि भाई मैं वो रुको, मैं मैप जो है इंडिया का मैप वो खोल लेता हूँ, 2 सेकंड देना मुझे, मैप से ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं मैप लोड करता हूँ, कहाँ है नक्शा हमारा, मैप कहाँ पे है, मैप से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है, ओके, हाँ जी, ये हमने पॉलिटिकल मैप में एक सेकेंड देना मुझे मित्रों, पॉलिटिकल मैप में खोल लेता हूँ इंडिया का, पॉलिटिकल मैप, हाँ ये रहा, इसका सारा मैं मिटा लेता हूँ सब कुछ, ओके। ये देखो, ये तुम्हारे सामने आ गया पॉलिटिकल मैप, और इसका मैं सब कुछ जो भी लिखा है मैंने वो हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि हमें अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, अभी हमें पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। तो भाई 3 ही बातें बताई है इसने, है ना, क्या बातें बताई है 3, एक तो ये बताई है कि कौन कौन से मुद्दे होंगे, देखो स्टेट दिख रही है ना, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, लखनऊ है, और अलग अलग रंग में इनको इसलिए डाला गया ताकि बाउंड्री आप इनकी समझ सको। यानी राजस्थान की बाउंड्री जितने में आपको पिंक दिख रहा है, जितने में आपको पिंक कलर दिख रहा है, वो सारी की सारी राजस्थान की बाउंड्री है। ये जो येलो कलर दिख रहा है ना, लाइट येलो, ये पूरी मध्य प्रदेश की बाउंड्री है। ये जो आपको डार्क येलो दिख रहा है, ये गुजरात की बाउंड्री है। ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, महाराष्ट्र की बाउंड्री है। तो इसी तरीके से हर स्टेट को बाउंड्री में बांटा गया है कि यहां तक ये स्टेट होगी और यहां तक इस स्टेट गवर्नमेंट का पावर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 2-3 तरीके से चीजों को बांटा है। कैसे बांटा है, एक तो ये बांटा है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा सेंटर और स्टेट लेजिस्लेशन का, मतलब कि राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कानून होंगे उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट यानी कि क्षेत्राधिकार क्या होगा, समझना इसका मतलब क्या है वो समझाऊंगा मैं, एक बार पढ़ लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पे राज्य सरकार कानून बना सकेगी और कौन कौन से मुद्दों पे केंद्र सरकार बना सकेगी, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड और सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन। तो देखो, अरे ये नहीं खोलना था ना मुन्ना, ये नहीं खोलना था, ओके ये चले।
तो ये क्या बोल रहा है, एक तो टेरिटोरियल एक्सटेंट, यानी देखो राजस्थान की बाउंड्री कहाँ तक है, जहां तक आपको पिंक दिख रहा है वहां तक राजस्थान की बाउंड्री है। तो अगर राजस्थान सरकार कोई कानून बनाती है तो क्या वो पूरे भारत पे लागू होगा, पूरे इंडिया पे, क्योंकि इंडिया तो पूरा है ना, इंडिया तो पूरा का पूरा है, तो कितना बड़ा, राजस्थान तो उसमें छोटा सा भाग है। तो क्या वो पूरे भारत पे यानी पूरे इंडिया पे लागू होगा वो कानून, या फिर केवल और केवल राजस्थान की जितनी बाउंड्री है उस पर लागू होगा, है ना। तो ये कैसे होगा, ये बताना पड़ेगा ना, नहीं बताएंगे तो राजस्थान वाले बोलेंगे कल को कि भाई हमने जो कानून बना दिया वो तो पूरे भारत पे लागू होगा, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कहाँ पे लागू होगा, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा, केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठती है, ठीक है, वो कानून बनाएगी तो वो कहाँ लागू होगा, केवल दिल्ली में लागू होगा क्योंकि दिल्ली में बैठती है, या फिर पूरे पूरे भारत में लागू होगा, तो वो भी हम देखेंगे। तीसरा, कि भाई मुद्दे कौन कौन से होंगे, टॉपिक कौन कौन से होंगे जिन पे केंद्र राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ये बताना पड़ेगा ना उनको, नहीं तो लड़ लेंगे वो कि भाई इस पे तो मैं बनाऊंगा, वो बोलेगा मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा, खींचतान हो जाएगी, तो इसके लिए बताना जरूरी है, तो वो मुद्दे बताए गए। तीसरा ये बताया गया कि क्या केंद्र सरकार उन मुद्दों पे कानून बना सकती है जो राज्य सरकार को दिए गए हैं, यानी राज्य सरकार को लिस्ट में जो चीजें बता दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को जो लिस्ट में चीजें दे दी गई कि भाई तुम इन पे कानून बनाना, उन चीजों पे अगर केंद्र सरकार कानून बनाना चाहे तो क्या वो बना पाएगी, या फिर एकदम उसको मनाही कर दिया जाएगा कि नहीं ये तो राज्य सरकार ही बनाएगी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे एकदम धीरे धीरे, टेंशन लेना मत, एकदम कहानी की तरह हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आज प्यास ज्यादा लग रही है। चलो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड द स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि राज्य सरकार कानून बनाएगी वो कहां तक लागू होगा, जैसे राजस्थान का मैंने एग्जांपल लिया कि वो राजस्थान की बाउंड्री में लागू होगा या फिर पूरे देश में लागू होगा। और केंद्र सरकार कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी कानून बनाएंगे, तो कहां तक लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा या फिर मोदी जी जहां पे रहते हैं वहीं पे लागू होगा, देखना पड़ेगा ना। तो संविधान ने क्या बोला है वो मानना पड़ेगा सबको, तो संविधान ने इसके लिए बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस the territorial limit of the legislative powers vested in the center and the state in the following way. The parliament can make laws for the whole India or any part of the territory of India. The territory of India includes the states, the union territories and any other area for the time being included in the territory of India. तो क्या बोल रहा है कि साहब जो कैसे केंद्र सरकार जो है ना, यानी मोदी जी वाली सरकार है, उसको तो ये पावर है कि वो चाहे तो पूरे के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक का जो सारा इंडिया है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है इंडिया और यहाँ जो खत्म होता है, इधर जो फैला हुआ इंडिया और इधर जो फैला हुआ, पूरे के पूरे इंडिया के लिए भी कानून बना सकती है जो सारे के सारे भारत में लागू होगा। या फिर मोदी जी वाली सरकार ये भी कर सकती है, वो बोल दे कि भाई हमने जो कानून बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पे लागू होगा, ये भी बोल सकती है। या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि हमने जो कानून बनाया है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पे लागू होगा। तो वो पूरे भारत के लिए भी कानून बना सकते हैं और भारत में किसी पार्ट के लिए भी बना सकते हैं, यानी कोई छोटे हिस्से के लिए भी बना सकते हैं, उनके पास ये पावर है। किसके पास है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार के पास में। ओके ओके। और भारत की जो टेरिटरी है, भारत की जो सीमा है, उसमें क्या क्या आएगा, राज्य तो आएंगे आएंगे, जितने भी स्टेट है, स्टेट वालों के लिए भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। लेकिन स्टेट के साथ में यूनियन टेरिटरी भी आएंगे, उसमें क्या आएंगे, स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड एनी अदर एरिया फॉर टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट भी आएगी, यूनियन टेरिटरी भी आएगी, और उसके अलावा अगर कोई हिस्से पे भारत सरकार कभी कब्जा कर भी लेती है, जैसे पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया, तो उसके लिए भी फिर कौन कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार। मोदी सरकार जब बोलूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट समझना, संसद में जो बैठते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा, स्टेट की बात करें, ये तो केंद्र सरकार की बात हो गई, यानी केंद्र सरकार तो भाई जहां जहां के लिए चाहे पूरे भारत में वहां के लिए कानून बना सकती, कोई भी रोक टोक केंद्र सरकार पे है नहीं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, a state legislature can make laws for whole or any part of the state. The laws made by the state legislature are not applicable outside the state, except where there is a sufficient nexus between the state and the object. तो समझते इस बात को, क्या बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केवल अपनी पूरी की पूरी स्टेट के लिए या फिर उसके किसी पार्ट के लिए बना सकती है। जैसे ये राजस्थान है टोटल, है ना, ये देखो ये टोटल राजस्थान है। तो ये जो राजस्थान सरकार अगर वो कानून बनाएगी ना, तो वो या तो पूरे राजस्थान के लिए बना सकती है, यानी जो कानून में वो लिख दे कि ये कानून पूरे राजस्थान पे लागू होगा, तो वो पूरा राजस्थान जहाँ से शुरू होता है जहाँ खत्म होता है वहाँ तक लागू होगा। लेकिन वैसे ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई एक कानून हम बना रहे हैं वो पूरे राजस्थान पे लागू नहीं होगा, वो सिर्फ जयपुर जिले पे लागू होगा, तो वो ये भी कर सकते हैं, यानी वो पूरे स्टेट के लिए या फिर स्टेट के किसी पार्ट के लिए भी कानून बना सकते हैं। अच्छा, और स्टेट का कानून जो होगा वो उसकी सीमा यानी उसकी बाउंड्री में ही लागू होगा, उसके बाहर लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान ने कोई कानून बना दिया और वो मध्य प्रदेश पे लागू होगा ना, मध्य प्रदेश अपना अलग बनाएगा, राजस्थान अपना अलग बनाएगा, राजस्थान का कानून राजस्थान की बाउंड्री में ही लागू होगा, जब तक कि उस कानून के बीच में और ऐसे व्यक्ति के बीच में जो राजस्थान से बाहर है एक नेक्सस यानी एक संबंध, बढ़िया तगड़ा संबंध ना हो। ये भाई ये क्या बोल दिया तुमने, तगड़ा संबंध का मतलब क्या समझना। मान लो राजस्थान ने कानून बनाया हुआ है कि कोई भी खेती करेगा किसकी, अफीम की, बिना परमिशन लिए, तो उसको सजा होगी 10 साल की, ठीक है। ओके, बनाया हुआ है, तो किस पे लागू होगा, ये राजस्थान वालों पे, राजस्थान की बाउंड्री में लागू होगा।
लेकिन मान लो एक आदमी है जो मध्य प्रदेश का है, ठीक है, वो आता है चुपके से और इधर अफीम की, राजस्थान की बाउंड्री मध्य प्रदेश की बाउंड्री लगती है, यहाँ पे अफीम की खेती करने लग जाता है बिना परमिशन लिए। और फिर सरकार को पता चलता है, पुलिस वालों को पता चलता है कि यहाँ पे अफीम की गैरकानूनी खेती की जा रही है, तो आते हैं यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए। अभी अपने खेत को छोड़ के भाग जाता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में इसका घर है तो वहां पे जाके छुप जाता है। अब क्या राजस्थान की पुलिस पकड़ने इसको मध्य प्रदेश में जा सकती है? जा सकती है या फिर नहीं? क्योंकि भाई कानून जो था वो राजस्थान ने बनाया था कि जो भी अफीम की खेती करेगा उसको हम 10 साल की सजा देंगे, बिना पूछे करेगा तो उसको। लेकिन ये आदमी तो मध्य प्रदेश का था, तो अब राजस्थान का कानून राजस्थान के बाहर लागू होगा या नहीं होगा? तो यहां पे ये बोला गया है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि किसी भी राज्य का कानून उस राज्य के बाहर तभी लागू होगा जब देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट, यानी राज्य के बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? वो आदमी जिसने गलत तरीके से अफीम की खेती की, उसके बीच में और उस राज्य के बीच में सफिशिएंट नेक्सस, यानी एक सफिशिएंट संबंध होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे सफिशिएंट संबंध है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि राजस्थान वालों ने बोला था कि हमारी जमीन में कोई भी गैरकानूनी रूप से अफीम की खेती नहीं करेगा। यह आदमी आया, इसने की, तो ये नेक्सस बन गया। अब चाहे ये मध्य प्रदेश चल जाए तो भी इसको इस राजस्थान के कानून के अंतर्गत सजा दी जा सकती है, ठीक है। तो तभी दी जा सकती है जब वो उस स्टेट से जुड़े हुए किसी कानून को, जो कि उस स्टेट में किसी कोई कांड उसने किया है और वो स्टेट से जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, कोई भी काम ऐसा किया कि वो स्टेट से जुड़ा हुआ है वो काम, तभी राजस्थान से बाहर के किसी और राज्य के ऊपर ये कानून लगाया जा सकता है, उस आदमी को पकड़ के लाया जा सकता है। अदरवाइज नहीं ला सकती राजस्थान सरकार, है ना, ठीक है, ओके। ऐसा नहीं कर सकती। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल और देता हूं मैं। जैसे गुजरात में दारू पीना बैन है, ठीक है, दारू बैन है गुजरात में, दारू बैन है। बहुत लोगों को इससे परेशानी होती है, मेरे जैसे कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि मुझे तो दारू से कोई मतलब है भी नहीं। दारू बैन है, ठीक है। अब कोई आदमी जो है वो यहाँ पे आया, बॉर्डर पे यहाँ पे आया राजस्थान का आदमी, और यहाँ पे आके दारू पी रहा, ठीक है, यहाँ पे आके दारू पी रहा राजस्थान में। उधर से गुजरात पुलिस बैठ के देख रही है उसको, अच्छा बेटा दारू पी रहा, उनके मन में आ रही है पीने की। लेकिन ये राजस्थान की बॉर्डर में है, तो क्या वो इसको गिरफ्तार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई वो राजस्थान का आदमी राजस्थान में बैठ के दारू पी रहा है और तुम्हारे गुजरात में दारू बैन है, लेकिन वो तो राजस्थान में है, तो इसलिए गुजरात का ये कानून राजस्थान पे लागू नहीं होगा। राजस्थान में जाकर आराम से दारू पियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुजरात में दारू नहीं पी सकते आप। गुजरात की धरती पे दारू नहीं पी सकते, ठीक है, यहाँ ना ही बेच सकते हो ना ही पी सकते हो, राजस्थान में पियो। चाहे राजस्थान, मान लो यहाँ पे राजस्थान है, ये बाउंड्री है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है, वो उधर पी के आराम से कुर्सी पे, और पुलिस वाले को है ऐसा कर रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट नेक्सस नहीं है दोनों के बीच में, है ना। हाँ, वो गुजरात में आ गया और वहां पे पिया तो फिर उसको पकड़ा जा सकता है। तो ये भाई सिस्टम है, ठीक समझ गए। स्टेट का कानून स्टेट से बाहर कब लागू हो सकता है, उसकी कंडीशन समझ गए? बिल्कुल समझ गए साहब। ओके, पानी पी लूं थोड़ा मैं, बड़ा प्यास लग रही है भाई मेरे को आज। ओके, द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। Thus, the laws of the parliament are also applicable to the Indian citizen and their property in any part of the world. तो देखो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन को बोलते हैं, टेरिटोरी को बोलते हैं हम, टेरिटोरी को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र। अब देखो इसका मुझे हिंदी नहीं पता, इस हिंदी में करके बताता तो हमको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समझा तो मैं दूंगा क्या होता है, लेकिन एक बार हिंदी देख लेते हैं इसकी। अतिरिक्त प्रादेशिक बनाना, और ये इस हिंदी भी इसकी सही से नहीं है ना, तो इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियली समझ लो एक बार। होता क्या, मैं समझाता हूँ कि भाई कोई भी कानून बनाया गया है ना भारत में, तो क्या वो भारत के बाहर भी लागू हो सकता है क्या? ये बात भी उठी, क्योंकि स्टेट का तो हमने समझ लिया कि स्टेट का तो कानून स्टेट के बाहर सिर्फ है ना, यानी भारत में स्टेट के बाहर तभी लागू हो सकता है जब सफिशिएंट नेक्सस हो। लेकिन मानो केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया, तो क्या वो भारत के बाहर लागू हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, लेकिन केवल और केवल केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट ही वो कानून बना सकती है जो कि भारत के बाहर भी लागू हो। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती भाई ना। स्टेट गवर्नमेंट का कानून भारत के बाहर किसी भी कंडीशन में लागू नहीं होगा, केवल पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून ही, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून पार्लियामेंट ही बना सकती है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब जो भारत की टेरिटरी है, भारत की सीमा है, उसके बाहर कोई कानून लागू हो रहा है तो वो केवल और केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकती, ठीक है। किसके लिए? भारत के सिटीजन और उनकी प्रॉपर्टी किसी भी देश में। जैसे माल्या भाग गया, विजय माल्या भाग गया छोड़ के भारत, ठीक है। अभी भारत सरकार कानून बनाए, मान लो ब्रिटेन में जाके बैठा वो, वहां की सरकार को बोल के भारत सरकार कानून बनाए कि माल्या की सारी संपत्ति सीज कर ली जाएगी, वो ब्रिटेन में जितनी भी उसकी संपत्ति होगी। तो कानून तो बनाया गया भारत में, है ना, और वो लागू हुआ कहां पे? ब्रिटेन में। किस पे? भारत का सिटीजन है माल्या, जो भारत में घोटाला करके भाग गया, तो उस पे लागू कराने के लिए कानून कौन बना सकता है? कोई स्टेट नहीं बना सकती। जैसे मान लो माल्या मुंबई में रहता है, तो मुंबई की जो स्टेट गवर्नमेंट है, मुंबई का मुख्यमंत्री कानून नहीं बनवा सकता, ये कानून बनाएगी पार्लियामेंट, यानी कि मोदी सरकार,
वही इस पे कानून बना सकती है और फिर ही भारत से बाहर उस कानून को अप्लाई करवाया जा सकता है। उसमें कई पेच होते हैं कि उस दूसरे देश की सरकार से पूछना पड़ता है कि हमारा ये कानून आप अप्लाई करवा दोगे, वो बोलते हैं हाँ करवा देंगे, उसके बाद होता है। लेकिन ये पूछना वूछना सब कर कौन सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। स्टेट वाले कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। ये बात बोली गई है, ध्यान रखना इसको कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन केवल और केवल पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ओके। However, the Constitution places certain restriction on the plenary territorial jurisdiction of the Parliament. In other words, the laws of Parliament are not applicable in the following areas. The President, अच्छा कुछ ऐसे एरिया है, देखो ये वाले थोड़े से आपको ऐसे लगेंगे कि यार क्या लिखा हुआ है, मैं पहले इसका समझाता हूँ। कुछ ऐसे एरिया है ना, भारत में जब आज़ाद हुए थे ना हम, तो मैंने बताया कि भारत में पहाड़ बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे एरिया बहुत है जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं, यानी ट्राइबल लोग रहते हैं। वो कई सालों से अपन जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो सुबह उठते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे वो करते हैं, टाइम पास करते हैं, मॉल में घूम के आ गए, ठीक है, इस तरीके से सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, अपनी खुद की कल्चर कुछ रही नहीं है ना। आजकल हम हॉलीवुड की फिल्में भी देखते हैं, तो वो जो करते हैं वैसे हमारे जो बच्चे हैं वो भी कॉपी करने लग गए। हमारे जो भी कई जवान लोग हैं वो हॉलीवुड वालों के जैसे बातें करने लग गए, है ना। विदेशी संस्कृति उनको अच्छी लगती है तो वो उनको अपनाने लग गए। तो हमारा सारा क्या हो गया, हमारा एक तरीके से खिचड़ी बन गया सब कुछ, है ना, कि हम कुछ काम तो अंग्रेजों के जैसे करते हैं, कुछ भारत वालों के जैसे करते हैं, हमको खुद को नहीं पता हम क्या बन गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं भारत के, है ना, पहाड़ों में, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उस साइड में, है ना, राजस्थान के भी कई हिस्सों में, महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में जनजातीय लोग रहते हैं। तो इनका अपना कल्चर है भाई साहब, इनका अपना कल्चर है ना। ये अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं, बहुत हजारों सालों से वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। उनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस है, वो अलग अलग प्रैक्टिस के हिसाब से काम उनका होता है। तो उनको उन एरिया को जो है ना भारत सरकार ने शेड्यूल एरिया घोषित कर दिया, शेड्यूल एरिया, ठीक है, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, कि भाई यहाँ पे अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनको डिस्टर्ब मत करना आप, है ना। उनका जो कल्चर है उसको बिगाड़ना मत आप, उनको ये हॉलीवुड की फिल्मों में फालतू फालतू चीजें दिखा के उनका दिमाग मत खराब करना, है ना। तो अब ये जो एरिया है, स्पेशल एरिया है, इनका एक स्पेशल कल्चर है। अब उस स्पेशल कल्चर को समझने के लिए यहाँ के लोकल आदमी को इनके साथ काम करना होगा ना। अब जैसे मान लो कोई बहुत दूर है, पहाड़, उसमें कोई रहता है और वो अलग से अपने कोई उनके सिस्टम है, अलग से उनके ट्रेडिशन है, अलग से उनके कस्टम है। अब मैं रहता हूँ शहर में, तो मेरे को थोड़ी पता है वो क्या क्या मानते, क्या क्या नहीं मानते, मेरे को नहीं पता होगा ना। तो वही बात यहाँ पे हो गई कि भाई ये जो शेड्यूल एरिया वाले लोग हैं और ट्राइबल एरिया वाले लोग हैं, ये अलग से रहते हैं बहुत दूर और इनका अपना सिस्टम है। तो पार्लियामेंट तो दिल्ली में बैठी है, पार्लियामेंट वाले मंत्री सब दिल्ली में एसी के कमरे में बैठे हैं। अब उनको तो नहीं पता होगा ना कि इनके लिए इनकी जरूरत क्या है, इनका कल्चर क्या है। तो अगर ये इनके लिए कानून बनाएंगे तो हो सकता है वो कानून भी, इनका बनाया हुआ कानून भी इनके कल्चर को खराब कर दे, है ना, इनके कल्चर के खिलाफ चला जाए। क्योंकि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो तो एक नॉर्मल तरीके से भारत की जनता को देख के, जो शहरों में रहती है उनको ही देखते नेता वेता। तो भाई ये कानून अगर पार्लियामेंट का इन पे सीधा लागू कर दिया जाएगा शेड्यूल एरिया पे, ट्राइबल एरिया पे, तो उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को खराब कर सकता है। तो इसीलिए ये स्पेशल नियम निकाला गया कि ये जो ऐसे एरिया है, शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, इन पे पार्लियामेंट का कानून डायरेक्ट लागू नहीं होगा, डायरेक्ट लागू नहीं होगा, बल्कि वहां का जो लोकल आदमी होगा, कोई लोकल आदमी जो वहां पे काम कर रहा है, उस ग्राउंड पे काम कर रहा है जहां पे ये ट्राइबल एरिया और ये शेड्यूल एरिया है, वहां का जो आदमी, एक आदमी को हम ऐसी पावर देंगे कि वो इस पार्लियामेंट के कानून को उनकी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकता है। यानी मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया कि आज से कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, लेकिन ट्राइबल एरियाओं के उनके भाई साहब रीति रिवाज चल रहा है कि उनका सारा का सारा सिस्टम ही पेड़ काट के चलता है, कि वो पेड़ उगाते भी हैं, उनको काट के अपने घर भी बनाते हैं, मकान भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर सीधा का सीधा ये लगा दिया जाएगा उन पर कि पेड़ नहीं काटेगा, जंगल में कोई नहीं रहेगा, तो बेचारे वो हजारों सालों से रह रहे हैं, उनका सारा का सारा घर बार सब कुछ तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम क्या किया गया कि पार्लियामेंट नॉर्मल कानून बनाएगी, लेकिन शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया पे अगर वो कानून लागू करने हैं तो कोई आदमी, मतलब सरकार का ही कोई आदमी जो वहां पे लोकल एरिया उनके आसपास काम कर रहा है, उसको पावर दी जाएगी कि भाई तू देख लेना कि इनको अगर ये हमने जो कानून बनाया इनको अगर परेशान कर रहा है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो तू तेरे हिसाब से कर देना। यानी मान लो पार्लियामेंट ने कानून लिखा कि पेड़ नहीं काटेगा, तो वो आदमी जो वहां पे बैठा है वो मॉडिफिकेशन कर देगा कि भाई इन लोगों के लिए पेड़ काटना अलाउ है, ये कानून इन पे लागू नहीं होगा। ऐसा वो सिस्टम किया गया है। अब वो क्या है मैं बताता हूँ। यही नीचे लिखा हुआ देखो कि the Constitution places certain restriction on the plenary territorial jurisdiction of the Parliament. In other words, the laws of the Parliament are not applicable in the following area. कौन से एरिया जहाँ पे पार्लियामेंट के कानून भी नहीं लगेंगे? मैंने बताया पार्लियामेंट के कानून पूरे के पूरे देश में लगते हैं, लेकिन कुछ देश में ऐसे एरिया है जहाँ पे पार्लियामेंट के कानून नहीं लगेंगे। The President can make regulation for the peace, progress and good government of the 5 union territory: अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप एंड लद्दाख, है ना। तो इस दमन द्वीप है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दादर नागर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी है। और जैसे अंडमान निकोबार की मैं बात करूं, है ना, तो अंडमान निकोबार पे मैंने कल आपको घुमाने ले गया था अंडमान निकोबार में, है ना, उसमें मैंने दिखाया था कि यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां रहती है, ठीक है।
लद्दाख जो है, लद्दाख एकदम ऊपर है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे भी अलग अलग कल्चर है लोगों का, एकदम अलग टाइप का कल्चर है। तो ये वो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लोगों का कल्चर थोड़ा अलग है, ठीक है। तो सरकार चाहती है कि भाई साहब इनका कल्चर बिगड़े ना, तो इसलिए प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति को ये दी गई है इजाजत कि वो अपने हिसाब से रेगुलेशन बना सकता है इन लोगों में शांति के लिए, इन लोगों की विकास के लिए, और इन लोगों के जगह पे गुड गवर्नमेंट यानी कि अच्छी सरकार चलाने के लिए। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के कानून लागू नहीं होते, इनके लिए रेगुलेशन कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। यानी कि एक तरीके से क्या किया गया है कि इनको डायरेक्ट राष्ट्रपति के कंट्रोल में दिया गया है, और राष्ट्रपति खुद अपने हिसाब से कोई काम नहीं करता। राष्ट्रपति काम करता है किसके हिसाब से? राष्ट्रपति काम करता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। वो जो बोलते हैं वही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं करूंगा। तो राष्ट्रपति को वैसे काम करना पड़ता है। तो ये है यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल होता है। तो स्पेसिफिकली इन यूनियन टेरिटरी पे एक तो इनमें जनजातियां रहती है, दूसरा एक और सिस्टम है कि ये यूनियन टेरिटरी जो है वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है बताता हूँ लोग। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे इसको बोलते हैं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, वो हमने देखा था उधर है समुद्र में, है ना। तो उससे क्या होता है कि भाई उस आइलैंड पे हम अपनी सेना वेना रख के और नजर रख सकते हैं दूसरे देशों पे, क्योंकि हम पे हमला तो नहीं कर रहा है ना। तो नजर रख सकते हैं उस आइलैंड से, और इधर लक्षद्वीप है वो भी समुद्र में है, तो उससे भी नजर रख सकते हैं। लद्दाख ऊपर है ना, एकदम ऊपर चीन के साथ सीमा लगाता है, तो चीन मान लो कभी आक्रमण कर दे, चीन उस पर कब्जा कर ले, तो उस पर भी नजर रखनी जरूरी है। तो ये रणनीतिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में यहाँ पे ट्राइबल लोग भी रहते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि प्रेसिडेंट इसके लिए रूल बनाएगा, क्योंकि अगर पार्लियामेंट कोई काम करती है ना तो उसमें बहुत माथाफड़ी होती है। अपोजिशन वाले भी होते हैं, है ना, अपोजिशन वाले भी होते हैं, और जो रूलिंग पार्टी वो भी होते हैं, सबका वोट कराना पड़ता है, टाइम लगता है पार्लियामेंट काम करती है तो। लेकिन प्रेसिडेंट अगर कोई काम करेगा तो प्रेसिडेंट सीधा रेगुलेशन बनाएगा, ऑर्डर निकालेगा, और वो काम डायरेक्ट होने लग जाएगा। तो इनमें जल्दी काम हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जनजाति लोग भी रहते हैं, तो इसलिए प्रेसिडेंट को पावर दी गई, है ना। मेनली प्रेसिडेंट को पावर वहां दी जाती है, प्रेसिडेंट को मेन पावर वहां पे दी जाती है जो एरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो, रणनीतिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, जो भारत की सुरक्षा अखंडता के लिए महत्वपूर्ण हो, वहां पे सीधी प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, ताकि प्रेसिडेंट जल्दी से जल्दी उनके लिए रेगुलेशन जो बनाना चाहे वो बना सके। लेकिन जो एरिया जनजातीय रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पे जनजातीय लोग रहते हैं, जहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, जहां के कल्चर को बचाना सरकार का उद्देश्य है, वहां पे गवर्नर को पावर दी जाती है। गवर्नर, है ना, अभी देख रहा। ओके, A regulation so made has the same force and effect as the Act of Parliament. It may also repeal or amend any Act of Parliament in relation to these Union Territory. तो बोलता है कि प्रेसिडेंट जो रेगुलेशन बनाएगा इन 5 कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लद्दाख, 5 यूनियन टेरिटरी के लिए प्रेसिडेंट जो भी रेगुलेशन बनाएगा उसको हम कानून की तरह ही मानेंगे। और प्रेसिडेंट को इतनी भी पावर दे दी कि पार्लियामेंट अगर इनके लिए कोई कानून बना भी रखी है पहले से, तो उसको भी प्रेसिडेंट हटाना चाहे तो हटा सकता है, ठीक है। अब दूसरा देखना, द गवर्नर इज empowered टू डायरेक्ट दैट any act of parliament does not apply to a scheduled area in the state or apply with the specified modification and exception। तो मैंने बताया भाई साहब कि जो जगह है जहाँ पे शेड्यूल एरिया रहेगा, जहाँ पे ट्राइबल लोग रहेंगे, तो वहाँ पे अगर केंद्र सरकार कानून बनाएगी तो उनको तो पता ही नहीं उनका कल्चर कैसा है, वो कैसे रहते हैं, उनको क्या चाहिए नहीं पता ना। तो किसी लोकल आदमी को, जो लोकल जगह पे वो सरकार का आदमी काम कर रहा है, उसको पावर दी जाएगी कि भाई तू इनसे पूछता रहे कि इनको क्या चाहिए, और उसके हिसाब से हमारे कानूनों में चेंज करता रहे। तो लोकल लेवल पे कौन रहता है बताओ स्टेट में? सेंटर में तो रहता है हमारा प्रेसिडेंट, सबसे ऊपर, है ना, सबसे ऊपर रहता है प्रेसिडेंट। और स्टेट में कौन रहता है? स्टेट में सबसे ऊपर रहता है गवर्नर, जिसको कौन नियुक्त करता है? गवर्नर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, यानी प्रेसिडेंट का एजेंट ही होता है, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है स्टेट में। तो ये गवर्नर ध्यान रखेगा कि इस स्टेट में, जिस भी स्टेट में, मान लो आसाम का गवर्नर है, किसका? आसाम का। आसाम का जो गवर्नर है, तो उसको ये पावर है कि आसाम में अगर कोई भी शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो वहां पे संसद का कोई कानून लागू होगा या नहीं होगा, ये खुद डिसाइड करेगा। अगर इसको चाहिए कि भाई कोई ऐसा प्रोविजन है कानून में, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल बोला था कि पेड़ मत काटना, तो ये बोल रहा है कि नहीं, वो जो जनजातीय लोग रहते हैं उनके लिए पेड़ काटना बहुत जरूरी है, अगर हम ये लागू उन पे कर देंगे तो उनका पूरा का पूरा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, वो जिस सिस्टम से रहते आ रहे हैं वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो ये उनके लिए स्पेशल छूट दे सकता है उस कानून में कि आप पेड़ काट सकते हो, आप जंगल में रह सकते हो। तो ये किसको पावर दी गई लोकल लेवल पे? ट्राइबल्स के लिए गवर्नर को। क्यों? क्योंकि लोकल लेवल पे जो आदमी रहेगा, ये गवर्नर उसी स्टेट में रहता है जहां पे वो जनजातीय लोग रह रहे हैं, तो वो समझ पाएगा उनकी चीजों को, है ना, पूछ भी पाएगा, 2-4 लोगों को बुला लेगा वहां से, भाई तुम क्या चाहते हो, समझ पाएगा। प्रेसिडेंट बैठता है दिल्ली में, तो प्रेसिडेंट ये नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए ट्राइबल एरिया के लिए पावर दी गई है गवर्नर्स को। और जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है भारत के लिए, जिन पे भाई जल्दी से जल्दी फैसला लेना होता है, उसके लिए पावर दी गई प्रेसिडेंट को। समझ गए बात को? द गवर्नर ऑफ आसाम आ गया, देखो, may likely wise direct that an act of parliament does not apply to a tribal area
autonomous district in the state apply with specified modification and the exception the president enjoy the same power with respect to tribal area of मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, गवर्नर ऑफ आसाम का जो गवर्नर है उसको पावर दी गई है कि कोई भी कानून ट्राइबल एरिया पे, जो ट्राइबल एरिया जो है उस पर लागू नहीं हो। ये भी वो बोल सकता है कि ये कानून इनके लिए ठीक नहीं है, ये लागू मत करो। या फिर कोई कानून मॉडिफिकेशन उसमें कुछ करना है, सुधार करना है कि भाई ये चीज हटा दो इनमें से क्योंकि ये इनके लिए ठीक नहीं है, बाकी कानून इन पे लागू कर दो, तो वो कर सकता है कौन, गवर्नर ऑफ आसाम। लेकिन मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम जो है ना, उसके केस में ये पावर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को। किसको दी गई, प्रेसिडेंट को। गवर्नर किसका एजेंट होता है, गवर्नर किसका एजेंट होता है, गवर्नर होता है एजेंट किसका, गवर्नर एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अपॉइंट कौन करता है इसको, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आसाम में तो गवर्नर को खुद को ही ये पावर दे दी गई कि भाई तू ही देख लेना कौन सा कानून लागू करना है कौन सा नहीं करना। लेकिन मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में थी ना दो, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इस केस में क्या किया गया, इस केस में सीधे प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वहां पे कौन सा कानून पार्लियामेंट का लागू होगा नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। अब आप बोलोगे कि प्रेसिडेंट तो दिल्ली में बैठा है, उसको कैसे पता चलेगा कि वहां के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तो मैंने बताया उन स्टेट में भी गवर्नर तो बैठा ही होगा ना, गवर्नर बैठा ही होगा, उसको पावर नहीं दी गई लेकिन बैठा तो होगा ना वो, तो वही बताएगा प्रेसिडेंट को कि साहब इस कानून में ये समस्या है और यहाँ के ट्राइबल एरिया वालों को ये कानून अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इससे इनको ये फर्क पड़ रहा है, तो आप इस कानून को सुधारो। तो फिर प्रेसिडेंट उस हिसाब से उस कानून में बदलाव कर देगा, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल के। तो ये सहूलियत की दृष्टि से आसाम वाला तो दिया गया गवर्नर को और मेघालय त्रिपुरा मिजोरम वाला दिया गया प्रेसिडेंट को पावर। तो ये याद रखना कि ट्राइबल एरिया पे आसाम के ट्राइबल एरिया पे कोई कानून लागू होगा या नहीं होगा वो तो डिसाइड करेगा गवर्नर, और मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के ट्राइबल एरिया पे कोई कानून लागू होगा नहीं होगा पार्लियामेंट का, वो डिसाइड करेगा कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा। और शेड्यूल एरिया जो होगा, शेड्यूल एरिया एक तो होता है ट्राइबल एरिया, एक होता है शेड्यूल एरिया। तो शेड्यूल एरिया पे कोई कानून लागू होगा नहीं होगा वो करेगा कौन, डिसाइड गवर्नर। तो गवर्नर दो किस्सों में, दो सिचुएशन में गवर्नर डिसाइड करता है कि कोई कानून कहीं पे लागू होगा या नहीं होगा। पहला तो है ट्राइबल एरिया के केस में, और वो कौन सी जगह पे, स्पेसिफिकली आसाम में, है ना। आसाम के ट्राइबल एरिया के केस में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे जब हम शेड्यूल 6 पढ़ेंगे। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के केस में, आसाम के ट्राइबल एरिया के केस में, वहां पे कोई कानून पार्लियामेंट का लागू होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करेगा कौन, गवर्नर। ठीक है, और दूसरा गवर्नर कब डिसाइड कर सकता है, जब किसी शेड्यूल एरिया में कानून कोई लागू करना हो, शेड्यूल एरिया में कोई कानून लागू करना हो, तो वहां पे भी गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर जहां का वो शेड्यूल एरिया है, वहां का गवर्नर डिसाइड करेगा कि ये कानून इन पे लागू होगा नहीं होगा। अगर होगा तो कोई मॉडिफिकेशन के साथ होगा या फिर पूरा जैसा जैसा है वैसा वैसा लागू हम कर देंगे। अच्छा, और मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का जो ट्राइबल एरिया है, इसमें जो कानून लागू होगा नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीजें छोटी सी पर याद कर लेना, इनके पेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर से मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं, है ना। समराइज में इसको कर देता हूं, गवर्नर को कहां कहां पावर दी हुई है कि कोई कानून लागू होगा नहीं होगा पार्लियामेंट का, कहां कहां पे देखेगा गवर्नर। एक तो देखेगा ये शेड्यूल्ड एरिया में, है ना, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं शेड्यूल एरिया, वहां पे देखेगा उस स्टेट का गवर्नर। ठीक है, जैसे मान लो राजस्थान का कोई शेड्यूल एरिया है तो वहां पे कोई कानून लागू होगा नहीं होगा, राजस्थान का गवर्नर देखेगा। महाराष्ट्र का कोई शेड्यूल एरिया है तो वहां पे कोई कानून लागू होगा या नहीं होगा वो देखेगा कौन, महाराष्ट्र का गवर्नर। तो शेड्यूल एरिया पे देखेगा गवर्नर एक तो, और एक आसाम का ट्राइबल एरिया यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, यहां पे देखेगा गवर्नर, है ना। प्रेसिडेंट कहां कहां देखेगा, प्रेसिडेंट देखेगा मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम का ट्राइबल एरिया। ठीक है, और दूसरा मैं थोड़ा सा इस गवर्नर को छोटा कर देता हूं। दूसरा जो हमने 5 यूनियन टेरिटरी देखी थी अभी, वो जो 5 यूनियन टेरिटरी थी, एक तो इसको देखेगा प्रेसिडेंट, और जो 5 हमने यूनियन टेरिटरी देखी थी यूटी, उन पे भी कौन सा लागू होगा नहीं होगा वो भी कौन देखेगा, सीधा सीधा प्रेसिडेंट। कौन कौन सी थी वो, अंडमान निकोबार थी, लक्षद्वीप थी, और दादर नागर हवेली थी, दमन दीव थी, और दमन दीव थी, लक्षद्वीप थी, दादर नागर हवेली थी, अंडमान निकोबार थी, और लद्दाख थी। तो ये दो चीजें प्रेसिडेंट के हाथ में आई है और 2 चीजें गवर्नर के हाथ में आई है। लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट कुछ समझने के लिए ले सकते हो। देखो ये है, प्रेसिडेंट के हाथ में मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के ट्राइबल एरिया है और 5 यूनियन टेरिटरी जो हमने पढ़ी वो है, और गवर्नर के हाथ में भी 2 चीजें हैं, एक तो शेड्यूल एरिया है। ठीक है, किसी भी स्टेट का गवर्नर होगा, उस स्टेट के शेड्यूल एरिया पे कौन सा कानून लागू होगा कौन सा कानून लागू नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वहां का गवर्नर करेगा। और आसाम आसाम का ट्राइबल एरिया जो है उस पर कोई कानून लागू होगा नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा, आसाम का गवर्नर करेगा। अच्छा, ओके ब्रदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ
टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ व्हाट, स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। ये बात हम करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि लंबा है थोड़ा, ये लंबा चलेगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और उधर जो है पूरी की पूरी प्ले लिस्ट आ रही है, जहाँ पे पूरी की पूरी पॉलिटी की सारी क्लासें मेरी मिल जाएगी। आज थोड़ी सी मेरे गले में दर्द है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो इसलिए कल की क्लास देखेंगे फुल जोश के साथ में। और समझ में आ गया होगा, कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको इनकॉर्पोरेट कर लूँगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और दिन में देख रहे हो तो हैव अ गुड डे।